नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। इसका शीर्षक है मौर्य साम्राज्य की नींव। और इसमें से एक सवाल निकल कर आया है जो देखने में तो बहुत ही सीधा साधा लगता है। सवाल है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? और इसके 4 विकल्प हैं: अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और बृहद्रथ। अब देखिए, जवाब शायद कई लोगों को पता भी हो, लेकिन आज की हमारी ये जो बातचीत है ना, वो सही जवाब ढूंढने के बारे में उतनी नहीं है। बिल्कुल। असली मजा तो उन गलत जवाबों में छिपा है। बिल्कुल। तो आज हम यही करने वाले हैं। हम इन विकल्पों को एक एक करके खोलेंगे और देखेंगे कि ये हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नाम, अशोक। मौर्य साम्राज्य का नाम लेते ही शायद सबसे पहले यही नाम दिमाग में आता है। ऐसा क्यों है? मतलब एक सम्राट की छवि पूरे साम्राज्य पर इतनी हावी कैसे हो जाती है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। इसे आप एक तरह का सेलिब्रिटी इफेक्ट कह सकती हैं। सेलिब्रिटी इफेक्ट, हाँ, ब- सही शब्द है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध, सबसे शक्तिशाली हम्म, और शायद सबसे प्रभावशाली सम्राट थे। उनका नाम इतना बड़ा हो गया है कि वो पूरे साम्राज्य का, आप कह सकते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन गया है ना? हाँ, बिल्कुल। जब भी कोई मौर्य साम्राज्य के बारे में सोचता है तो अशोक के शिलालेख, अशोक चक्र, कलिंग युद्ध, यही सब याद आता है। बिल्कुल, और खासकर कलिंग युद्ध। हाँ, मैंने सुना है वो एक बहुत ही भयानक जंग थी। बहुत ज्यादा। आज का जो उड़ीसा है, वहां ये युद्ध हुआ था। हम्म, और उस विनाश को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने युद्ध की नीति को हमेशा के लिए छोड़ दिया और धम्म की नीति अपनाई। और यहीं पर कंफ्यूजन पैदा होता है। लोगों को लगता है कि इतना महान काम करने वाला व्यक्ति ही संस्थापक होगा। हाँ, वही संस्थापक होगा। अच्छा, एक मिनट, जब हम धम्मू कहते हैं तो क्या इसका मतलब सिर्फ बौद्ध धर्म से है या ये कुछ और था? ये एक बहुत आम धारणा है। देखिए, अशोक बौद्ध तो बन गए थे, लेकिन उनका धम्म सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं था। ये एक नैतिक और सामाजिक कोड था। कोड ऑफ कंडक्ट जैसा? बिल्कुल, एक कोड ऑफ कंडक्ट जिसे उन्होंने पूरे साम्राज्य में लागू करने की कोशिश की। जैसे बड़ों का सम्मान करना, दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अहिंसा, अलग अलग धर्मों के बीच सहनशीलता। तो अशोक संस्थापक नहीं थे, वो एक तरह से साम्राज्य के रीफाउंडर या ट्रांसफॉर्मर थे। ट्रांसफॉर्मर, वाह। उन्होंने एक सैन्य साम्राज्य को एक नैतिक साम्राज्य में बदल दिया। इसीलिए उनका नाम इतना बड़ा है। पर वो शुरुआत नहीं थे। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। तो सबसे मशहूर चेहरा पहला चेहरा नहीं होता? अशोक ने कहानी को एक नई दिशा दी, लेकिन शुरू नहीं किया। पर लिस्ट में जो अगला नाम है, बिंदुसार, वो मुझे थोड़ा हैरान करता है। इनके बारे में तो ज्यादा सुनने को नहीं मिलता, और आपका हैरान होना ही इस विकल्प को इतना दिलचस्प बनाता है। बिंदुसार को इतिहास में अक्सर भुला दिया जाता है। उनकी स्थिति थोड़ी अजीब है। वो भारत के पहले महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। और भारत के सबसे महान सम्राट अशोक के पिता? बिल्कुल, वो 2 ऐतिहासिक दिग्गजों के बीच में एक तरह से सैंडविच बन गए हैं। तो फिर उन्हें विकल्प में रखा ही क्यों गया है? सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए? कंफ्यूज करने के लिए भी, और ये परखने के लिए कि हमें सिर्फ हेडलाइंस पता है या पूरी कहानी। बिंदुसार का शासन कोई छोटा मोटा नहीं था, लगभग 25 साल। सोचिए, उनके पिता ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। उस जमाने में जब न फोन थे न इंटरनेट, इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ एकजुट बनाए रखना ही एक बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये तो है। बिंदुसार ने न केवल साम्राज्य को संभाला, बल्कि दक्षिण में उसका विस्तार भी किया। ये तो वैसे ही हो गया जैसे कई बड़ी कंपनियों में होता है। एक महान संस्थापक होता है, फिर एक क्रांतिकारी सीईओ आता है, और बीच में जो आता है उसे सब भूल जाते हैं। हाँ, उसे कोई याद नहीं रखता, भले ही उसने कंपनी को संभाले रखा हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही पॉइंट है। बिंदुसार का नाम इस लिस्ट में हमें निरंतरता और स्थिरता की याद दिलाता है। वो एक बहुत जरूरी कड़ी थे, पर वो शुरुआती बिंदु नहीं थे। यह विकल्प हमारे ज्ञान की गहराई को परखता है। क्या हम सिर्फ सितारों को जानते हैं, या उस आकाश को भी समझते हैं जिसमें वे चमकते हैं? ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो अशोक प्रसिद्धि का धोखा है और बिंदुसार क्रम का। अब आते हैं तीसरे गलत विकल्प पर, बृहद्रथ। ईमानदारी से कहूं तो ये नाम मैंने शायद ही कभी सुना हो। इनको क्यों शामिल किया गया? अगर अशोक और बिंदुसार चतुर थे, तो बृहद्रथ एक मास्टर स्ट्रोक है। इस विकल्प को शामिल करना सवाल बनाने वाले की शानदार सोच को दिखाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बृहद्रथ
मौर्य वंश के संस्थापक नहीं बल्कि अंतिम शासक थे। एक मिनट, क्या जी हाँ। संस्थापक के सवाल में उन्होंने जानबूझकर आखिरी राजा का नाम डाल दिया? हाँ, और यही तो इस विकल्प की खूबी है। ये परखता है कि क्या किसी ने सिर्फ एक दो नाम रट लिए हैं या उसे कहानी का पूरा जीवन चक्र पता है। शुरुआत, मध्य और अंत। बिल्कुल। बृहद्रथ एक कमजोर शासक थे और ईसा पूर्व 185 के आसपास उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी थी? हाँ, एक सैन्य परेड के दौरान उनकी हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया। तो ये एक तरह से सैन्य तख्तापलट था? बिल्कुल, एक क्लासिक मिलिट्री कू। और पुष्यमित्र शुंग ने फिर शुंग वंश की स्थापना की। तो ये जानने के लिए कि बृहद्रथ संस्थापक क्यों नहीं है, आपको ये जानना होगा कि वो कहानी का अंत थे, शुरुआत नहीं। ये विकल्प उन लोगों को फिल्टर कर देता है जो सिर्फ सतही जानकारी रखते हैं। वाह, ये तो वाकई कमाल है। तो अशोक सबसे प्रसिद्ध, बिंदुसार बीच की कड़ी और बृहद्रथ कहानी का अंत, इन तीनों ने तो हमें साम्राज्य के अलग अलग चरणों की सैर करा दी। तो अब जब हमने सारे धोखेबाज विकल्पों को हटा दिया है तो हमारे सामने असली संस्थापक आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन अब जब हमने बाकी विकल्पों पर इतनी गहराई से बात कर ली है तो संस्थापक शब्द का मतलब ही गहरा हो गया है। बिल्कुल। चंद्रगुप्त सिर्फ पहले राजा नहीं थे, वो नींव थे जिस पर ये पूरी इमारत खड़ी हुई। बिल्कुल। बाकी तीनों विकल्प, उनके बेटे, उनके पोते और उनके वंश के अंतिम शासक, उन सभी की पहचान चंद्रगुप्त के ही संबंध में होती है। और उनकी कहानी तो अपने आप में किसी फिल्म से कम नहीं है। चाणक्य की मदद से नंद वंश को उखाड़ फेंकना और एक साम्राज्य की स्थापना करना, ये उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। आप उस समय का माहौल सोचिए। सिकंदर भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर आक्रमण करके लौट चुका था। जो एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया था। हाँ, एक राजनीतिक शून्य। और मगध में नंदवंश का शासन था, जो शक्तिशाली तो था लेकिन अलोकप्रिय था। ऐसे में एक साधारण युवक चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य की मदद से उठता है। और चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र, वो तो आज भी पढ़ा जाता है। और अर्थशास्त्र सिर्फ दर्शन की किताब नहीं है, वो एक तरह से स्टेट बिल्डिंग का मैनुअल है, साम्राज्य बनाने की गाइड बुक। बिल्कुल। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सिर्फ एक राजा को नहीं हराया, उन्होंने एक पूरी व्यवस्था बनाई। उन्होंने एक केंद्रीकृत जासूसी प्रणाली बनाई, मानकीकृत सिक्के और वजन की एक प्रणाली शुरू की, जिससे व्यापार आसान हुआ होगा। बहुत ज्यादा। उन्होंने पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा, गवर्नर नियुक्त किए। ये एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा था जो भारत में पहले कभी नहीं देखा गया था। अशोक की महानता और बृहद्रथ का पतन दोनों इसी नींव पर टिके थे। चंद्रगुप्त ने सिर्फ एक राजवंश शुरू नहीं किया, उन्होंने एक साम्राज्य के विचार को जन्म दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक सवाल को समझना सिर्फ एक तथ्य याद करना नहीं है, ये पूरे मौर्य साम्राज्य के जन्म, विकास, बदलाव और अंत की कहानी को समझने जैसा है। हाँ, सही जवाब जानना एक बात है, लेकिन ये समझना कि दूसरे जवाब गलत क्यों हैं, वही असली ज्ञान है। हाँ, वही असली ज्ञान है। हर गलत विकल्प एक अलग अध्याय खोलता है। आपने बिल्कुल सही समझा। अशोक हमें प्रसिद्धि और शुरुआत के बीच का फर्क सिखाते हैं। बिंदुसार हमें विरासत को संभालने और निरंतरता के महत्व के बारे में बताते हैं। और बृहद्रथ हमें याद दिलाते हैं कि हर महान चीज का एक अंत भी होता है। ये सब मिलकर मौर्य साम्राज्य की एक पूरी 360 डिग्री तस्वीर बनाते हैं। तो आज हमने एक सरल से दिखने वाले सवाल से शुरुआत की और देखा कि कैसे उसके विकल्प इतिहास की हमारी समझ को परत दर परत खोल सकते हैं। ये सिर्फ एक नाम का सवाल नहीं था, बल्कि ये समझने का सवाल था कि इतिहास कैसे बनता है, उसे कैसे याद रखा जाता है और कैसे उसकी व्याख्या की जाती है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये तरीका सिर्फ इतिहास के लिए नहीं है, किसी भी विषय को सीखने के लिए ये एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, चाहे वो विज्ञान हो, साहित्य हो या कुछ और। मतलब गलत विकल्पों की जांच करना, हाँ, ये समझना कि वो गलत क्यों है, ये हमें सिर्फ तथ्यों को याद रखने में ही मदद नहीं करता, बल्कि उस तर्क को भी समझने में मदद करता है जिसके आधार पर ज्ञान का ढांचा खड़ा होता है। यह हमें सिखाता है कि सवाल कैसे पूछें और विकल्पों के पीछे की सोच को कैसे समझें। वाकई ये सीखने का एक बहुत ही मजबूत तरीका है। अब इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करते हैं। स्रोत का शीर्षक था मौर्य साम्राज्य की नींव और सवाल था संस्थापक के बारे में।
लेकिन किसी साम्राज्य की नींव वास्तव में क्या होती है? क्या ये सिर्फ पहला शासक यानी चंद्रगुप्त है, या फिर वो शासन प्रणाली, वो आर्थिक संरचना और वो प्रशासनिक ढांचा है जो चाणक्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में मिलता है? नाम तो कहानी की बस शुरुआत है। क्या असली नींव उन विचारों और संरचनाओं में नहीं होती जो एक व्यक्ति के जीवन से कहीं ज्यादा समय तक टिकती हैं और आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती हैं?